मैं आपका फ्रेंड अजय इस AEM के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे किसकी, मुगल इतिहास की। देखो मुगल इतिहास में हमने क्या है कि पिछली क्लास में शेरशाह सूरी के बारे में बात की। शेरशाह सूरी के बारे में लगभग सारी बातें हो गई थी, एक दो बातें जो है शेरशाह सूरी के बारे में रहती हैं, ठीक है, वो आज अपने कल कंप्लीट कर लेंगे। और आज हम किसकी बात करेंगे, अकबर के बारे में बात करेंगे। अकबर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देना चाहूंगा। दरअसल वर्तमान में, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी एक जानकारी दी थी कि बार बार CT स्कैन करवाने से क्या है कि कैंसर होती है। तो मेरा ये आपसे अनुरोध है कि बार बार अगर आपको जरूरत नहीं है, हाँ जरूरत है तो करवाइए, जरूरत नहीं है तो बार बार CT स्कैन मत करवाइए, क्योंकि उसको बार बार करवाने से 2000 गुना ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं किसके, कैंसर होने से। ऐसे ही एक आज फिर से मैं आपके लिए बड़ी अच्छी तो क्या कहूंगा, एक रोचक खबर फिर से लेकर आया हूं कि दरअसल बात इस तरह से है कि जैसे ही कोरोना का क्या टाइम चल रहा है और इस कोविड-19 के चक्कर में क्या है कि एक और बीमारी आन पड़ी है। वो बीमारी है जिसका नाम आपको मिलेगा क्यूकोरमाइकोसिस। उसका नाम मिलेगा माइकोसिस। दरअसल ये जो बीमारी है ये कैसे होती है, कैसी है, किसको होती है। ये जो कोविड-19 के जो मरीज हैं, किसके, कोविड-19 के जो मरीज हैं, कहने का मतलब जो कोविड-19 का जो मरीज है जो सही हो रहा है, क्या है, जो सही हो रहा है, उस सही हुए मरीज को क्या है कि ये वाली बीमारी हो रही है। और ये क्या है, किस तरह की बीमारी है, तो ये क्या है, एक फंगस रोग है। कौन सा रोग है, फंगस रोग, यानी फंगस इन्फेक्शन है। अच्छा, ये किस तरह से होता है, तो अगर इसकी मैं बात करूं तो कोविड-19 का जो मरीज सही हो चुका है उसको ये फंगस इन्फेक्शन होता है। फंगस इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं, जैसे दाद, खुजली वगैरह होती है, ये फंगस इन्फेक्शन होता है। इसमें एक नई बात सामने निकल के आई है कि जो मरीज है, यानी कि कोविड-19 का जो सही हुआ मरीज है, उसकी क्या है, आंखों की जो पुतली है, किसकी, आंखों की जो उसकी पुतली है वो क्या है, बाहर आ जाती है। यानी कि आंखों की जो पुतली है वो एकदम से बड़ी होकर क्या है, बाहर आती है। और जैसे वो बाहर आती है तो उससे क्या है कि 50%, किसके, 50% क्या है कि डेथ होने के क्या चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर जिस बीमारी से बंदा क्या है बच नहीं सकता, यानी कि कोविड-19 जिस बीमारी से लगभग क्या है कि बचने के चांसेस ही नहीं है, वो हो जाने के बाद में अगर उससे इंसान सही हो रहा है और उसके बाद में देखिए एक ऐसी भयंकर बीमारी क्या है कि उसको जकड़ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको साफ साफ दिखना चाहिए कि अपने घरों पे रहिए और मास्क लगा के रखिए, बाहर मत जाइए। अगर आप इससे बच गए तो आपको ये जकड़ लेगी। एक नई रोचक बात निकल के सामने आई है, ये बात आपको शायद मुझे लगा बता देनी चाहिए, तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। और देखो कहां कहां अगर मैं बात करूं भारत के शहरों में, तो दिल्ली, पुणे और अहमदाबाद, यहां पर क्या है कि ये जो बीमारी है क्यूकोरमाइकोसिस ये सामने आई है और इसके केस इन शहरों में अभी तक आ चुके हैं। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इससे बचने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा जो राजस्थान के अंदर जो लॉकडाउन लगा है 10 मई से 31 मई तक, उसकी भरपूर पालना करें और क्या है, अपने घरों पे रहें, ठीक है। तो बात करते हैं अपने किसके बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में, जो उसकी 2-3 बातें रही उसके बारे में। देखो पद्मावत जो ग्रंथ है, कौन सा, पद्मावत जो ग्रंथ है, किसका लिखा हुआ पद्मावत ग्रंथ आपने पद्मिनी फिल्म भी देखी होगी, आपने उसमें भी ये चीज देखी होगी, जो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। किसकी, मलिक मोहम्मद। जैसा मैंने क्लास में कल कहा था ना कि अगर कोई 2-3 बातें रह जाती हैं तो अपनी अगली क्लास में पूरी कर लेंगे। तो उसी तरह क्या है कि जो पद्मावत ग्रंथ जो है, यानी किसकी रचना, मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है, ये किसके शासनकाल में रची गई थी, तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में, ठीक है, शेरशाह सूरी के शासनकाल में इसकी रचना हुई थी। और अगर इसके बारे में मैं आगे बात करूं तो जो गिरी सुमेल का जो युद्ध है, किसका, गिरी सुमेल का युद्ध किसके विरुद्ध हुआ था, मालदेव के विरुद्ध हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध मालदेव के विरुद्ध, ठीक है। इस युद्ध में क्या होता है कि गिरी सुमेल के युद्ध में क्या है
कि इस किले को वो जीत नहीं पाता, कौन, शेरशाह सूरी, और इस किले को जीत ना पाने के चक्कर में वो एक बात कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, किसके लिए, उस युद्ध में कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए क्या हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। ये बात है कि इसके युद्ध में कहता है, गिरिसमेल के युद्ध में, कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की क्या है कि बादशाहत क्या कर बैठता, खो बैठता। ये बात पूछी जाती है अक्सर एग्जाम में आपको, अगर आप राजस्थान जी के पढ़ते तो उसमें ज्यादातर ये बातें पूछी जाती हैं, क्योंकि ये किससे, मारवाड़ का जो क्षेत्र है उससे संबंधित है ये बातें। और इसमें क्या, इंडिया जीके में भी बहुत सारी ये बातें हैं जो सामने आई है निकल के, कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं लगभग, ठीक है, किससे, अपने जो शेरशाह सूरी का शासनकाल है उससे। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके दो बातें, तीसरी बात और कि जो शेरशाह सूरी है इसके टाइम में क्या है कि एक और रोचक तथ्य जो पिछली क्लास में रह गया था वो बताता हूं आपको मैं, कि जो ग्रांड ट्रंक रोड है, कौन सी, जीटीआर यानी कि कौन सी, ग्रांड ट्रंक रोड है। इस ग्रांड ट्रंक रोड का क्या है, निर्माण भी जो है वो किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था, इसके शासनकाल में हुआ था। किस तरह से, देखो अगर मैं बात करूं ग्रांड ट्रंक रोड की, तो थोड़ा सा अपने क्या है इंडिया के मैप पे चलते हैं, वहां से आपको चीजें क्या है बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्यूरेसी समझ में आएंगी, ठीक है। हाँ, अब ये इंडिया का मैप है। अगर मैं बात करूं तो ये जो एरिया है यहां से कुछ इस तरह से, ये किसका है, बांग्लादेश का, ये है बांग्लादेश का एरिया, ठीक है। और अगर यहां से इस तरह से केसेस में बात करूं तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर यानी कि वर्तमान में, तो वहां से लेके बिल्कुल गुजरात तक, ये किसका एरिया, ये पाकिस्तान का एरिया, ठीक। इसका बिल्कुल थोड़ा सा, हालांकि एग्जैक्ट लोकेशंस अगर ना बने तो आप थोड़ा सा समझने के लिए एडजस्ट करना कि ये वो जो एरिया है किसका, ये है अफगानिस्तान का, ठीक है। हाँ, ये है अफगानिस्तान का एरिया। अच्छा, मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं, जो जीटीआर ग्रांड ट्रंक रोड है वो कहां से कहां तक फैली हुई है उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं बांग्लादेश से, भारत में बाद में बात करेंगे, एक बार अपने क्या ऑल ओवर बात कर लेते हैं कि कहां से कहां तक है जीटीआर ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है। बांग्लादेश के अंदर मैं बात करूं तो आप देखोगे कि बांग्लादेश के यहां पर एक क्षेत्र दिखाई देगा आपको, क्षेत्र का नाम क्या है, चट्टगांव। चिट्टगांव भी मिलेगा आपको, चट्टगांव भी मिलेगा बांग्लादेश के अंदर। इस चट्टगांव से शुरुआत होती है किसकी, बांग्लादेश के अंदर किसकी, जीटीआर की। और वो भारत के अंदर से होते हुए, भारत में मैं बाद में बताऊंगा आपको कौन कौन से शहर आते हैं, यहां से होते हुए भारत से गुजरते हुए यहाँ पर एक शहर दिखाई देगा आपको, लाहौर। यहाँ पर कौन सा शहर है, लाहौर, लिखेगा नहीं आपको, है ना, थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं, मैं इसको क्या है इधर ले आता हूं, कौन सा क्षेत्र है ये, लाहौर। तो इस लाहौर से होते हुए क्या है कि ये अफगानिस्तान के काबुल तक आती है ये रोड, किसके, अफगानिस्तान के काबुल तक क्या है ये रोड आती है। कौन सी रोड, जीटीआर यानी ग्रांड ट्रंक रोड जो है वो यहां तक आती है। अब मैं भारत में बात करता हूं किस तरह से ये आती है, तो जैसे ही यानी काबुल से ये निकलती है तो सबसे पहले कहां पर प्रवेश करती है, पेशावर के अंदर। कहां पर, कलम छूट रही है भाई, पेशावर के अंदर। कहां पर, पेशावर के अंदर। ये बता देता हूं एक बार मैं, क्योंकि जीटीआर के बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो पेशावर के अंदर आती है। जैसे ही ये क्या है कि काबुल से पेशावर, पेशावर से आपने क्या है कि आपने शहर सुना होगा, यहाँ पर आपको रावलपिंडी दिखाई देता होगा। कौन सा, रावलपिंडी। इस रावलपिंडी से होते हुए क्या है कि सीधी सड़क कहां पर आती है, यहां से सीधा इस तरह से, ये सड़क का मुआयना है, यहां से लाहौर। लाहौर से होते हुए क्या है कि आपने पंजाब का एक शहर सुना होगा यहां पर, अमृतसर। कौन सा, अमृतसर। इस अमृतसर में क्या है, प्रवेश करती है कौन सी, ग्रांड ट्रंक रोड। और इस अमृतसर के बाद में क्या है कि जस्ट भारत का अंबाला सुना होगा। अंबाला जो है आप देखोगे कि हरियाणा और जो पंजाब का जो बॉर्डर है बिल्कुल पास में, हरियाणा में क्या है, अंबाला शहर है। कौन सा, अंबाला।
इस अम्बाड़ा में प्रवेश करती है और अम्बाड़ा आने के बाद में सीधा ये कहां से कहां प्रवेश करेगी, उसके बाद में हरियाणा का यानी अपनी जो कैपिटल है यानी अपनी राजधानी जो दिल्ली है वहां पर प्रवेश करती है ग्रांड ट्रंक रोड। बिल्कुल, हालांकि एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता आपको, हालांकि आप इस पे एडजस्ट करना कि यहां पर कौन सा शहर है, दिल्ली। दिल्ली में ये प्रवेश करती है और दिल्ली के बाद में कहा, अब देखो अपने आ गए उत्तर प्रदेश का एरिया। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये कहां पर अपने को दिखाई देती है, हालांकि छोटे छोटे शहर और भी बीच में आते हैं, पर बड़े बड़े शहरों के ऊपर क्या ध्यान देते हैं। उत्तर प्रदेश में ये कहां पर, कानपुर। कहां पर, कानपुर। उत्तर प्रदेश में ये कानपुर से होते हुए आप जाओगे तो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। इलाहाबाद का जो नया नाम रखा गया है, इलाहाबाद का क्या नाम रखा गया है, प्रयागराज। इस प्रयागराज में क्या है, प्रवेश करती है और इस प्रयागराज से होते हुए कहां पर प्रवेश करेगी, वाराणसी, काशी, बनारस के अंदर। ठीक है, बिल्कुल यहां पर मैं थोड़ा सा दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं, आप एग्जैक्ट समझ लेना। ठीक है, वाराणसी। इस वाराणसी में क्या है, प्रवेश करती है, यानी कि इस पूरी की पूरी क्या है, अपने जीटीआर को बिल्कुल समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल जीटीआर समझ में आएगी। ठीक है, अच्छा, वाराणसी के बाद में क्या है कि आपने पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र सुना होगा, हालांकि ये बिहार और इधर से छत्तीसगढ़ का जो एरिया ऊपर से बिल्कुल निकल जाती है जीटीआर, बड़े अपने बड़े बड़े शहर है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद में क्या है कि आपने पश्चिम बंगाल का क्या क्षेत्र सुना होगा, क्या नाम है, आसनसोल। क्या नाम है, आसनसोल। इस आसनसोल में प्रवेश करती है और इस आसनसोल के बाद में क्या है कि बिल्कुल यहाँ पर आपने एक शहर का नाम सुना होगा, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है, इस कोलकाता में प्रवेश करती है जीटीआर। उसके बाद में क्या है, इस हावड़ा से, पश्चिम बंगाल के अंदर ही हावड़ा, इस हावड़ा के पश्चिम में सीधा मुड़ जाती है और ये कहां पर चली जाती है, चटगांव तक चली जाती है, बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, अपना जीटीआर का पूरा मैप है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए क्योंकि जब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जीटीआर के बारे में अपने को जानकारी, क्योंकि थोड़ा सा अपने क्या है कि थोड़ा सा आधुनिक तौर पे अपने जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस हिसाब से क्या आपको इस तरीके से पता चलता है। तो सबसे पहले देखो, इधर से काबुल अफगानिस्तान, काबुल अफगानिस्तान के अंदर है और वहां से क्या ये रोड चलती है, फिर पेशावर, पेशावर के बाद में रावलपिंडी, एक अटाक नंबर का एक इसका जो शहर है पाकिस्तान का, उसमें और क्या है, इसका प्रवेश होता है, बट वो छोटा ठीक है शहर है, इसलिए अपने को क्या इसमें नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बड़े बड़े शहरों का अपने नाम इसमें दर्ज कर रहे हैं। तो रावलपिंडी से लाहौर, लाहौर से अमृतसर, भारत के अंदर पंजाब का क्षेत्र। ठीक है, फिर हरियाणा अम्बाड़ा, फिर दिल्ली में, दिल्ली से उत्तर प्रदेश कानपुर, और कानपुर से प्रयागराज यानी इलाहाबाद, इलाहाबाद से वाराणसी होते हुए आसनसोल पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है ये रोड। उसके बाद में कोलकाता, कोलकाता से चटगांव बांग्लादेश। तो ये जीटीआर का पूरा मैप है जो किसके शासनकाल में बनाई गई थी, अपने शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाई गई, जो कल की क्लास में थोड़ी सी बातें रह गई थी, मैंने सोचा आज की क्लास में अपने इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अकबर के बारे में, कुछ बातें करेंगे अकबर के बारे में अपने, फिर कल की क्लास में सारी बातें होंगी, क्योंकि टाइम लिमिट जो रखी गई है क्लास की एईएम द्वारा बहुत कम रखी गई है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और यहाँ पर क्या है, अपने किसी भी फैन की अभी तक व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो गर्मी के कारण तो छोटी क्लासें करनी पड़ती हैं और कुछ एक और भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो है उनके कारण भी। ठीक है, तो अपने बात करते हैं किसके बारे में, अकबर के बारे में। अकबर के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। अकबर का सबसे पहले शासनकाल पूछा जाता है कि शासनकाल कितने से कितना रहा, तो इसका जो शासनकाल देखो 1555 में क्या हो जाती है, किसकी जो 1556 में किसकी मृत्यु हो जाती है, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं के बाद में जो शासक आया अकबर। ठीक है, अकबर का शासनकाल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1556 ईस्वी से, क्योंकि देखो 1556 में 24 जनवरी को हुमायूं क्या है कि शेरमंडल के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरता, 26 जनवरी को उसको क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में क्या है कि इसका शासनकाल क्या है, प्रारंभ हो जाता है। तो 1556 ईस्वी से लेकर तकरीबन 1605 ईस्वी तक क्या है कि इसका शासनकाल चलता है। ठीक है, किसका, हुमायूं, इसका सॉरी अकबर का। ठीक है, और अकबर के अगर आपको मूल नाम के पूछ लिया जाए कि अकबर का मूल नाम क्या था, तो जलालुद्दीन
मोहम्मद अकबर। ठीक है, ये इसका क्या नाम था, मूल नाम था किसका, अकबर का। पिता आपको पता है कि इसके पिता का क्या नाम था, पिता था हुमायूं। ठीक है, माता का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए कि माता का क्या नाम था, तो हमीदा बानो बेगम। अगर आपसे मैं पूछूं कि हमीदा बानो बेगम के बारे में आप जानते हो, तो आपको पता होगा कि मैंने पिछली क्लास में हुमायूं के बारे में जब आपको बातें बताई थी, तो वहां पे मैंने बताया था कि जो अस्करी का आध्यात्मिक गुरु होता है, क्या नाम बताया था आध्यात्मिक गुरु का, मीर अली। क्या नाम बताया था, मीर अली या फिर मीर बाबा दोस्त। उसकी ये क्या होती है, पुत्री होती है। किसकी पुत्री होती है, ये इसकी पुत्री होती है, मीर बाबा अली की या मीर अली की ये पुत्री होती है हमीदा बानो बेगम, जो किसकी माता है, अकबर की माता है। ठीक है, ये मैंने पिछली क्लास में भी सारी बातें करवाई थी। और लाहौर में क्या 1541 में क्या है, हुमायूं की से शादी होती है। अच्छा, फिर पूछ लिया जाता है कि अकबर का जन्म कब हुआ, तो मैंने बताया था कि अकबर का जो जन्म है वो 1542 ईस्वी के अंदर हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट पाकिस्तान के अंदर, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी के अंदर क्या है कि अमरकोट पाकिस्तान के अंदर क्या है कि इसका जन्म होता है, और राणा वीर साल के महल में होता है। ये मैंने बातें सारी की सारी आपको पिछली क्लास में बता दी, राणा वीर साल। ठीक है, राणा वीर साल या 76 साल भी कह देते हैं इसको। इसके महल में क्या है कि इसका जन्म होता है, किसका, अकबर का। और यहीं से क्या है कि स्टोरी थोड़ी सी क्या है कि आगे खींची जाती है। और किस तरह से, देखो हमीदा बानो बेगम के बारे में एक चीज और फेमस है कि इसको मरियम उजमानी की उपाधि दी गई है। किसको, जो हमीदा बानो बेगम है, हमीदा बानो जिसकी माता जी है हमीदा बानो बेगम जो है, इसको एक उपाधि दी गई है। उपाधि कौन सी, मरियम उजमानी की, मरियम उजमानी। मरियम उजमानी भी कह देते हैं, मरियम उजमानी भी कहा जाता है, या मरियम मकानी भी कह देते हैं। ठीक है, तो मरियम उजमानी की क्या है, उपाधि दी गई है। अच्छा, इसको ये उपाधि क्यों दी गई, हालांकि पीछे बहुत सारी बेगमें आई हैं, उनको ये उपाधि अभी तक देखने को नहीं मिली, हमीदा बानो बेगम को ही ये उपाधि क्यों मिली है। तो देखो, जो मुगल काल में क्या है कि जो मुगल काल में जो बड़े पुत्र, यानी कि जो वंशज चलाने वाला जो बड़ा पुत्र होता है, उस बड़े पुत्र को जन्म देती थी जो महिला, यानी कि जो बेगम जन्म देती थी, उसको क्या है कि कौन सी उपाधि से विभूषित किया जाता था, मरियम उजमानी को। जो क्या है कि सबसे पहले किसको मिली है मुगल काल में, किसको, हमीदा बानो बेगम को, जो अकबर की माता है। ठीक है, उनको ये उपाधि मिली थी। अच्छा, उसके बाद में पूछ लिया जाता है कि अकबर का संरक्षक कौन था, तो ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि जब अकबर के बारे में मैं आगे तो कुछ जानकारी आपको बताऊंगा उसके शासनकाल में बीच में से, तो वहां पर मैं क्या है कि इसके बारे में खूब चर्चा करूंगा, इसके अकबर के संरक्षक के बारे में। तो अकबर का जो संरक्षक होता है वो किसको बनाया गया था, बैराम खां। किसको, बैराम खां। ये जो बैराम खां है, पूछ लिया जाता है कि संरक्षक कौन था। दायमा आपको पता है कौन, महामंगा जी थी। संरक्षक क्या है, बैराम खां को बनाया गया। देखो, जो बैराम खां था उसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या था कि वजीर था। क्या था, वजीर था। किसके दरबार में, अकबर के दरबार में। वजीर या प्रधानमंत्री की बात होती है, प्रधानमंत्री के पद पर था, वकील भी कह देते हैं इसको। तो इस पद पर था, ये पद था इसका। ठीक है, इस पद पर था। और इसको क्या है कि जो बैराम खां है, बैराम खां को क्या है कि अकबर क्या है अपने प्यार से क्या है खान बाबा के नाम से पुकारता था। किस नाम से पुकारता था, खान बाबा के नाम से। खान बाबा के नाम से पुकारता था कौन, अकबर। किसको, बैराम खां को लाड प्यार से, जैसे अपने कह देते हैं ना कि उसी तरह से इसको क्या है कि बहुत प्रेम करता था अकबर, तभी क्या इसको खान बाबा के नाम से पुकारता था। अच्छा, अब मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी आज की क्लास की एक अंतिम बात मैं आपसे करने जा रहा हूं कि जो अकबर है वो मुगल काल का, अकबर मुगल काल का अनपढ़ शासक था। अनपढ़ शासक था, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। क्यों नहीं पढ़ा लिखा था, क्या कारण थे,
अगर आप इस क्लास को पूरी तरह से देख रहे हो तो आप क्या कमेंट कर सकते हो, क्यों अनपढ़ रहा, किस कारणों से रहा, आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां रही। बाकी बातें कि अपने कल की क्लास में करेंगे और मैं इसके बारे में रीजन क्या है कल की क्लास में बताऊंगा। आपके लिए क्या है कि क्वेश्चन पेंडिंग है, आप इसका आंसर मुझे कर सकते हो, ठीक है, अगर आप क्लास को पूरा देख रहे हो तो। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।